फिल्म की शुरुआत होती है साल 1999 से। फिलीपींस की एक विशाल खदान में रोज की तरह मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं। तभी उनके उपकरण जमीन के अंदर से असामान्य रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं। पहले तो सभी को लगता है कि शायद उन्हें यूरेनियम का कोई विशाल भंडार मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है, जमीन अचानक अंदर की ओर धंसने लगती है और कुछ ही सेकंड में वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस रहस्यमय घटना की जांच के लिए मोनार्क संस्था के वैज्ञानिक डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और उनकी टीम को बुलाया जाता है। जब वे नीचे उतरते हैं तो उनके सामने जो नज़ारा होता है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वहाँ किसी पहाड़ जितने विशाल जीव का कंकाल पड़ा होता है और उसके ठीक पास दो बेहद बड़े अंडों के खोल दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से एक अंडा पहले ही फूट चुका होता है और उसके निकलने के निशान सीधे समुद्र की ओर जा रहे होते हैं। यानी जो भी इस अंडे के अंदर था वो कई साल पहले ही बाहर निकल चुका था। दूसरा अंडा अभी भी वहीं मौजूद था, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका हो। ये खोज जितनी रोमांचक थी उससे कहीं ज़्यादा डरावनी भी थी, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि धरती पर इंसानों से पहले भी ऐसे विशाल जीव मौजूद थे। उधर जापान के जानजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में इंजीनियर जो ब्रॉडी अपने कंट्रोल रूम में बैठे लगातार अजीब कंपन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। शुरुआत में सभी इसे सामान्य भूकंप के झटके समझते हैं, लेकिन जो को महसूस हो जाता है कि मामला कुछ और ही है। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि ये कंपन लगातार एक ही पैटर्न में आ रहे हैं, जैसे कोई जिंदा चीज़ ज़मीन के नीचे से सिग्नल भेज रही हो। इसी बीच उनकी पत्नी सैंड्रा, जो उसी प्लांट में काम करती है, अपनी टीम के साथ रिएक्टर के नीचे बने टनल में निरीक्षण के लिए जाती है। लेकिन तभी पूरा प्लांट जोरदार झटकों से हिलने लगता है। अलार्म बज उठते हैं, मशीनें एक एक करके फेल होने लगती हैं और कंट्रोल रूम में बैठे जो को समझ आ जाता है कि रेडिएशन का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो तुरंत अपनी पत्नी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टनल के अंदर मौजूद पूरी टीम मौत से भाग रही होती है, जबकि जहरीला रेडिएशन उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कंट्रोल सिस्टम बार बार चेतावनी देता है कि अगर दरवाज़ा तुरंत बंद नहीं किया गया तो पूरा रेडिएशन शहर में फैल जाएगा। अब उनके सामने दुनिया का सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ उनकी पत्नी और दूसरी तरफ हजारों मासूम लोगों की जान। आखिरकार भारी दिल से जो इमरजेंसी गेट बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद होने से पहले सैंड्रा बस आखिरी बार अपने पति को देखती है और कहती है, फोर्ड का ख्याल रखना। अगले ही पल पूरा रिएक्टर रेडिएशन से भर जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा न्यूक्लियर प्लांट ज़मीन के अंदर धंस जाता है और सरकार इस हादसे को न्यूक्लियर दुर्घटना घोषित करके पूरे इलाके को हमेशा के लिए सील कर देती है। उस समय दूर अपने स्कूल से छोटा फोर्ड ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है और उसी दिन उसके बचपन की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। 15 साल बीत जाते हैं। अब छोटा फोर्ड बड़ा होकर अमेरिकी नेवी में बम निष्क्रिय करने वाला अधिकारी बन चुका होता है। उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा भी है। कई महीनों बाद जब वो छुट्टी लेकर अपने परिवार के पास लौटता है तो उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो चुकी है, लेकिन किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। घर पहुंचते ही उसे खबर मिलती है कि उसके पिता जो ब्रॉडी को जापान में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने उस प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश की थी जहां 15 साल पहले हादसा हुआ था। फोर्ड अपने पिता से नाराज रहता है। उसे हमेशा लगता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता उस हादसे को भूल नहीं पाए और उसी जुनून ने उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन अपनी पत्नी के समझाने पर वो जापान जाता है और अपने पिता को जेल से छुड़ाता है। वापसी के रास्ते में भी जो बार बार वही बात दोहराते हैं कि 15 साल पहले जो हुआ था वो कोई दुर्घटना नहीं थी। वो कहते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें बिल्कुल वही कंपन दोबारा रिकॉर्ड हो रही हैं, वही आवाज़ें, वही पैटर्न। और अगर उनकी बात सही है तो इसका मतलब है कि जिसने 15 साल पहले उस प्लांट को तबाह किया था वो फिर से जाग चुका है। फोर्ड इन बातों को पागलपन समझता है, लेकिन जो हार नहीं मानते वे अपने पुराने घर से अपनी रिसर्च वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि सारी सच्चाई वहीं छिपी हुई है। आखिरकार फोर्ड मजबूरी में अपने पिता के साथ उस प्रतिबंधित इलाके में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि वहां आज भी जानलेवा रेडिएशन होगा, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं उनके सामने एक ऐसा सच आता है जिसने सरकार के हर झूठ को एक ही पल में बेनकाब कर दिया। फोर्ड और उसके पिता जैसे ही उस प्रतिबंधित इलाके के अंदर कदम रखते हैं उन्हें एहसास होता है कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा सरकार पिछले 15 सालों से दुनिया को बताती आई थी। अगर यहाँ सच में जानलेवा रेडिएशन होता तो सबसे पहले जानवर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सामने कुत्ते बिल्कुल सामान्य घूम रहे थे, जो बिना एक पल गवाए अपना गैस मास्क उतार देता है और आराम से सांस लेने लगता है। फोर्ड हैरान रह जाता है।
उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद उसके पिता इतने सालों से गलत नहीं थे, बल्कि दुनिया उनसे सच छुपा रही थी। दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं, जहां समय जैसे 15 साल पहले ही रुक गया था। धूल से ढके कमरों के बीच जो अपनी पत्नी की तस्वीर और पुराने रिसर्च डेटा को संभाल कर रखता है, यही वो सबूत थे जिनके सहारे वो साबित करना चाहता था कि न्यूक्लियर प्लांट का हादसा कोई साधारण दुर्घटना नहीं था। लेकिन तभी उसकी नज़र दूर न्यूक्लियर प्लांट पर पड़ती है, जहां लाइटें जल रही थीं। मतलब जिसे पूरी दुनिया बर्बाद और बंद समझ रही थी, वहां आज भी काम चल रहा था। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, अचानक हथियारबंद सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और गिरफ्तार करके उसी प्लांट के अंदर ले जाते हैं। अंदर पहुंचकर फोर्ड की मुलाकात उसी वैज्ञानिक से होती है जिसने सालों पहले फिलीपींस में उस रहस्यमयी कंकाल की खोज की थी, डॉक्टर सेरिजावा, जो गुस्से में उनसे पूछता है कि आखिर इतने सालों से यहाँ क्या छुपाया जा रहा है। लेकिन जवाब देने का मौका किसी को नहीं मिलता, क्योंकि उसी पल पूरा प्लांट फिर से कांपने लगता है। हर स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें अचानक बंद पड़ जाती हैं और हवा में एक अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग फैल जाती है जो घबरा कर चिल्लाता है, यही वही कंपन है जो मैंने 15 साल पहले महसूस की थी। अब आखिरकार सच्चाई सामने आती है। जिसे दुनिया न्यूक्लियर रिएक्टर समझ रही थी, असल में वो एक विशाल जीव का कोकून था। 15 साल तक उसे न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाला रेडिएशन खिलाया जाता रहा और अब उसकी सारी ऊर्जा पूरी हो चुकी थी। वैज्ञानिक उसे रोकने के लिए उस पर हाई वोल्टेज बिजली छोड़ते हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल पूरा कोकून फट जाता है। उसके अंदर से एक विशाल पंखों वाला दानव बाहर निकलता है। उसकी पहली दहाड़ से ही पूरा प्लांट हिल उठता है। वो अपने विशाल पंजों से सैनिकों को हवा में उछाल देता है, स्टील की दीवारों को कागज की तरह फाड़ देता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके शरीर से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकल रही थी, जिसके कारण हेलीकॉप्टर, हथियार, कंप्यूटर सब कुछ एक एक करके बंद होने लगा। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस राक्षस को रोका कैसे जाए। भागते समय जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फोर्ड उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। मरने से पहले वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर बस इतना कहता है, मैं गलत नहीं था। और यही कहते हुए उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। जिस पिता को फोर्ड इतने सालों तक पागल समझता रहा, आज वही सच साबित होकर उसके सामने हमेशा के लिए चला गया। जो कि मौत के बाद फोर्ड, डॉक्टर सेरिजावा और बाकी अधिकारियों को एक गुप्त सैन्य जहाज पर ले जाया जाता है। यहीं पहली बार उन्हें पूरी सच्चाई बताई जाती है। डॉक्टर सेरिजावा बताते हैं कि जो जीव अभी प्लांट से निकला है उसे मोनार्क संस्था म्यूटो कहती है, लेकिन असली चिंता म्यूटो नहीं था, बल्कि वो था जो उसकी तलाश में समुद्र की गहराइयों से जाग चुका था। इसके बाद डॉक्टर एक पुरानी फाइल खोलते हैं। फाइल में साल 1954 की तस्वीरें दिखाई देती हैं। उस समय अमेरिका ने जो परमाणु परीक्षण किए थे, वे वास्तव में हथियारों का परीक्षण नहीं थे। असल मकसद था एक प्राचीन जीव को मारना। लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। उस जीव का नाम था गॉडजिला। डॉक्टर बताते हैं कि गॉडजिला लाखों साल पुरानी प्रजाति का सदस्य है। जब धरती पर प्राकृतिक रेडिएशन बहुत अधिक था, तब यही उसकी ऊर्जा का स्रोत था। लेकिन समय के साथ रेडिएशन कम होने लगा, इसलिए वो समुद्र की गहराइयों में चला गया, जहां आज भी पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा मौजूद है। यही वजह थी कि मोनार्क संस्था बनाई गई, ताकि ऐसे सभी टाइटन्स पर नजर रखी जा सके। उधर समुद्र के बीच एक रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बी अचानक संपर्क खो देती है। जब खोजी टीम वहां पहुंचती है तो उनके सामने ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पूरी पनडुब्बी फटी हुई थी। उसका न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह खाली हो चुका था और उसके ऊपर वही म्यूटो बैठा था, जो इंसानों को नहीं बल्कि सिर्फ न्यूक्लियर ऊर्जा को निगल रहा था। लेकिन तभी समुद्र के दूसरी तरफ से एक और विशाल हलचल दर्ज होती है, इतनी बड़ी कि पूरा समुद्र जैसे दो हिस्सों में बंटने लगता है। कुछ ही देर बाद पानी से एक विशालकाय आकृति बाहर निकलती है। सैकड़ों फीट लंबा शरीर, पहाड़ जैसी पूंछ और पीठ पर नीली चमकती विशाल प्लेटें। गॉडजिला आखिरकार जाग चुका था। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को चीरता हुआ गॉडजिला धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर एक चाल इतनी भारी थी कि आसपास मौजूद युद्धपोत तक हिलने लगे। लेकिन इंसानों को अभी भी यही लग रहा था कि असली खतरा गॉडजिला है। इसलिए जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचा, पूरी नेवी ने उस पर मिसाइलों और तोपों से हमला शुरू कर दिया। लेकिन इन हमलों का गॉडजिला पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने एक बार भी पलटकर इंसानों पर हमला नहीं किया। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, म्यूटो। उधर म्यूटो लगातार अपने साथी को बुलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेज रहा था। तभी डॉक्टर सेरिजावा को अचानक फिलीपींस में मिला दूसरा अंडा याद आता है। वो तुरंत मोनार्क का पुराना रिकॉर्ड निकलवाते हैं।
तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वो दूसरा अंडा नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसे अमेरिका के नेवाडा न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अब वो अंडा भी खाली था, यानी पहला म्यूटो इतने सालों से उसी को सिग्नल भेज रहा था। कुछ ही देर बाद नेवाडा से बेहद डरावनी खबर आती है। दूसरा म्यूटो भी जाग चुका था और ये पहले वाले से कहीं ज्यादा विशाल था। इसके पंख नहीं थे क्योंकि ये मादा म्यूटो थी। अब डॉक्टर सेरिज़ावा पूरी बात समझ जाते हैं। नर और मादा म्यूटो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वे अपनी नई प्रजाति को जन्म दे सकें, और अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में इन राक्षसों की संख्या कुछ ही दिनों में हजारों हो सकती थी। उधर फोर्ड को वापस सेना में शामिल कर लिया जाता है। एक बम निष्क्रिय करने वाले अधिकारी होने की वजह से उसे उस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जाता है जिसमें दोनों म्यूटोज को एक साथ खत्म करने की योजना बनाई जा रही थी। अमेरिकी सेना का फैसला बेहद खतरनाक था। वे दोनों म्यूटोज को एक पुराने न्यूक्लियर बम से उड़ाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर सेरिज़ावा इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये जीव रेडिएशन से पैदा हुए हैं, न्यूक्लियर धमाका इन्हें मारेगा नहीं बल्कि और ताकतवर बना देगा। फिर भी सेना के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए योजना पर काम शुरू हो जाता है। पुराने मॉडल का न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार किया जाता है क्योंकि आधुनिक हथियार म्यूटोज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से किसी भी समय बंद हो सकते थे। फोर्ड और उसकी टीम उस बम को ट्रेन के जरिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ लेकर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में अचानक आसमान से नर म्यूटो हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। सैनिक इधर उधर जा गिरते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। फोर्ड किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन इससे पहले कि सेना बम को सुरक्षित कर पाती, नर म्यूटो उसे अपने पंजों में उठाकर उड़ जाता है। अब सेना की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। नर म्यूटो वो न्यूक्लियर वॉरहेड सीधे मादा म्यूटो के पास लेकर पहुंचता है। वो उसे सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच अपने घोंसले में रख देती है, जहां वो हजारों अंडे देना शुरू कर चुकी होती है। उन अंडों को विकसित होने के लिए रेडिएशन चाहिए था और ये न्यूक्लियर बम उनके लिए सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत बन चुका था। लेकिन एक और समस्या थी, उस बम का टाइमर पहले से चालू हो चुका था। अगर वो शहर के बीच फट गया तो लाखों लोग कुछ ही सेकंड में मारे जाते। अब सेना अपनी पूरी योजना बदल देती है। फैसला होता है कि बम को डिफ्यूज करने की बजाय उसे शहर से जितना दूर हो सके समुद्र के बीच ले जाकर विस्फोट होने दिया जाएगा। इस बेहद खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी फोर्ड और उसकी टीम को मिलती है। रात के अंधेरे में सभी सैनिक पैराशूट से सैन फ्रांसिस्को के बीच उतरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। उसी समय गॉडजिला भी शहर में प्रवेश कर चुका था। उसकी एक दहाड़ पूरे शहर को हिला देती है और अगले ही पल सदियों पुराने दो टाइटन्स आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था प्रकृति का सबसे शक्तिशाली शिकारी और दूसरी तरफ धरती पर फैलती एक नई विनाशकारी प्रजाति। अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की थी। शहर की सड़कों पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि दूसरी तरफ तीनों टाइटन्स एक ही शहर में पहुंच चुके थे। सेना की गोलियां, टैंक और मिसाइलें लगातार चल रही थीं, लेकिन अब तक सबको समझ आ चुका था कि इंसानों के हथियार इस लड़ाई में लगभग बेकार हैं। फोर्ड और उसकी टीम किसी तरह म्यूटो के घोंसले तक पहुंच जाती है। उनके सामने हजारों अंडे पड़े थे और उन अंडों के बीच वही न्यूक्लियर वॉरहेड रखा था जिसका टाइमर लगातार कम होता जा रहा था। फोर्ड बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह लॉक हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बम को शहर से जितना दूर हो सके समुद्र में ले जाया जाए। उधर गॉडजिला और नर म्यूटो के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों की टक्कर से पूरी इमारतें हिल रही थीं। गॉडजिला अपनी ताकत से नर म्यूटो को पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी पीछे से मादा म्यूटो उस पर हमला कर देती है। अब गॉडजिला अकेला और सामने दो दुश्मन। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगता है कि शायद पहली बार गॉडजिला कमजोर पड़ रहा है। दोनों म्यूटोज मिलकर उस पर लगातार वार कर रहे थे। हर हमला पहले से ज्यादा खतरनाक था। इसी बीच फोर्ड की नजर उन हजारों अंडों पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ये अंडे फूट गए तो इंसानों के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। आसपास नजर दौड़ाते हुए उसे गैस पाइपलाइन दिखाई देती है। बिना एक सेकंड गवाए वो विस्फोटक लगाता है और अगले ही पल पूरा घोंसला आग के विशाल गोले में बदल जाता है। एक एक करके सारे अंडे जलकर खत्म हो जाते हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि लड़ रहे दोनों म्यूटो भी उसकी तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। जैसे ही मादा म्यूटो अपने घोंसले तक पहुंचती है, उसके सामने सिर्फ राख बची होती है। उसके सारे बच्चे जन्म लेने से पहले ही खत्म हो चुके थे। गुस्से से पागल होकर वो सीधे फोर्ड की तरफ दौड़ पड़ती है। फोर्ड पूरी ताकत से भागता है, लेकिन उसके सामने इतना विशाल जीव था कि बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ठीक उसी समय पीछे से एक जोरदार दहाड़ पूरे शहर में गूंज उठती है। गॉडजिला वापस खड़ा हो चुका था।
वो पूरी ताकत से मादा म्यूटो पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नर म्यूटो फिर से गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन इस बार गॉडजिला कोई मौका नहीं देता। वो अपनी विशाल पूंछ को पूरी ताकत से घुमाता है और एक ही वार में नर म्यूटो दूर जा गिरता है। इसके बाद गॉडजिला उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसका शरीर वहीं ढेर हो जाता है। अब मैदान में सिर्फ मादा म्यूटो बची थी, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो फिर से फोर्ड की तरफ बढ़ती है, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसने उसका पूरा घोंसला तबाह किया था। फोर्ड पीछे हार्टबीट जाता है और तभी गॉडजिला उसके और म्यूटो के बीच आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। कुछ पल के लिए पूरा शहर जैसे शांत हो जाता है। फिर गॉडजिला अपना विशाल जबड़ा खोलता है। उसकी पीठ पर बनी प्लेटें एक एक करके नीली चमकने लगती हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है और अगले ही पल उसके मुंह से निकलती है उसकी सबसे विनाशकारी ताकत, एटॉमिक ब्रेथ। लेकिन इस बार वो सिर्फ बाहर से हमला नहीं करता। वो मादा म्यूटो का जबड़ा पकड़कर उसका मुंह जबरदस्ती खोल देता है और पूरी एटॉमिक ऊर्जा सीधे उसके शरीर के अंदर छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में म्यूटो का पूरा शरीर अंदर से जलने लगता है। उसकी चीख पूरे शहर में गूंजती है और फिर उसका शरीर धीरे धीरे शांत होकर जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार दोनों म्यूटो खत्म हो चुके थे। उधर फोर्ड और बाकी सैनिक किसी तरह न्यूक्लियर बम को नाव पर रखकर समुद्र की ओर भेज देते हैं। कुछ ही देर बाद समुद्र के बीचों बीच एक भीषण विस्फोट होता है। शहर बच चुका था, लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। गॉडजिला भी बुरी तरह घायल होकर शहर के बीचों बीच गिर जाता है। लोगों को लगता है कि शायद इस बार वो भी मर चुका है। सैनिक धीरे धीरे उसके आसपास पहुंचने लगते हैं। पूरा शहर खामोशी से उसे देख रहा होता है। फिर अचानक गॉडजिला की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो भारी सांस लेते हुए एक बार फिर खड़ा हो जाता है। अब वो किसी पर हमला नहीं करता। वो बस धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। लोग रास्ता छोड़ देते हैं। इस बार कोई उसे राक्षस नहीं कह रहा था। जिस जीव को दुनिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी, असल में वही इस धरती का सबसे बड़ा रक्षक निकला। उधर फोर्ड आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आता है। उसकी पत्नी और बेटा उसे सुरक्षित देखकर भावुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में वापस लौट जाता है, मानो उसका काम पूरा हो चुका हो। लेकिन एक बात अब पूरी दुनिया समझ चुकी थी, प्रकृति हमेशा अपना संतुलन खुद बनाती है, और जब भी कोई उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तब समुद्र की गहराइयों से एक बार फिर गॉडजिला लौटेगा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।